हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेईई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट्स आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमने सीख लिया है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स सिर्फ हमको सीखना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो बड़ा बड़ा सिचुएशन दिया होता है उन सिचुएशंस को पढ़ते समय कहां ध्यान रखना है ताकि इन इक्वेशंस आसानी से बनाया जा सके। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस काम को। लेकिन स्टूडेंट्स, यह जो प्रॉब्लम है इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो फिर आप पूछिएगा कि इसको आज फिर क्यों आप लेकर आए हैं। तो इसको सॉल्व करते समय एक गलती हमने कर दी थी जिसको आपको सुधार कर लेना है। यहां पर क्वेश्चन है मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड। तो जेड का वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दीज लीनियर इनइक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करते समय हमने क्या गलती कर दी थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय हमने सिर्फ इस दोनों इनइक्वेशन का और इसका ग्राफ प्लॉट किया था, इसका ग्राफ प्लॉट करना ही भूल गए थे। तो आंसर तो उसमें हमने निकाल दिया था विद द हेल्प ऑफ दीज फोर इनइक्वेशंस। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में यही इनइक्वेशन भी दिया हुआ है इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। इसलिए आप एक बार फिर से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि उसको जब सॉल्व करेंगे तो इन पांचों इनइक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करने के बाद तब फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे और फिर जेड का मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू आएगा वह आप निकाल लेंगे। तो बस इसी बात को बताने के लिए हम यह प्रॉब्लम लेकर आए थे। तो आइए एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर जो काम आज हमें करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमें सीखना है कि इस तरह का जो बड़ा सिचुएशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दिया होता है इसको पढ़ते समय किन बातों के ऊपर हमको अपना फोकस बनाए रखना है ताकि इन इक्वेशंस आसानी से बनाया जा सके और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो लीनियर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं उसको किस तरह से बनाया जा सके। तो आइए एक बार पहले सिचुएशन को पढ़ते हैं। तो सिचुएशन में कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेज nuts and bolts. A manufacturer produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो नट और बोल्ट प्रोड्यूस करता है। कह रहा है कि इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट्स, while it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and rupees 7 per package of bolts. तो पूछ रहा है कि how many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for at most 12 hours a day. तो स्टूडेंट्स, जब इतना बड़ा सिचुएशन होता है तो हमको पढ़ते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि ताकि हम इन इक्वेशंस आसानी से बना सके और जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आसानी से बना सके। तो इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम सिचुएशन को पढ़ेंगे। तो एक, हम यह आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि वेरिएबल क्या एज्यूम करना है, एक्स वाई क्या मानना है। दूसरी चीज का यह ध्यान रखना है कि टोटल क्या गिवन है, सिचुएशन के अंदर टोटल क्या गिवन है, क्योंकि जो टोटल गिवन होगा उसी को एक साथ कलेक्ट करके हम इन इक्वेशन बनाते हैं। और तीसरी चीज कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या इन्वॉल्व है सिचुएशन में जिससे हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इस पूरे सिचुएशन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या एज्यूम करना है, इसके लिए यहां दिया है कि हाउ मेनी पैकेजेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे, कितना पैकेट नट और बोल्ट प्रतिदिन प्रोड्यूस किया जाए। तो
कितना कितना पैकेट प्रोड्यूस किया जाए, तो हम मान लेंगे कि x पैकेट ऑफ नट्स एंड y पैकेट ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड पर डे। तो आइए पहले उस चीज को लिख लेते हैं, एक एक करके सीखेंगे। लेट मैन्युफैक्चर, लेट ही प्रोड्यूस x पैकेट्स of nuts and y packets of bolts per day। हमने मान लिया कि मैन्युफैक्चरर x पैकेट्स ऑफ नट्स एंड y पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स पर डे प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी चीज हमको क्या देखनी है कि इस सिचुएशन के अंदर टोटल क्या गिवन है। तो टोटल स्टूडेंट्स इसमें सबसे लास्ट में गिवन है कि इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर ए डे, इफ ही ऑपरेट्स हिज मशीन्स और एट मोस्ट 12 आवर ए डे, यानी उसके पास जो दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी, दोनों को वह प्रतिदिन 12-12 घंटे चलाता है। ठीक है, तो अगर मशीन का मैक्सिमम लिमिट क्या है, 12 घंटे चलाता है, तो या तो वह 12 घंटे चलाएगा या फिर 12 घंटे से कम चलाएगा। तो यहां पर आपको टोटल हो गया कि मशीन ए का टोटल टाइम है 12 आवर और मशीन बी का भी पर डे चलने का टोटल टाइम है 12 आवर। तो यहां मशीन वाइज टोटल टाइम दे दिया कि मशीन ए कितना घंटा चलेगा, मशीन बी कितना घंटा चलेगा। लेकिन ऊपर में जो आपको सिचुएशन दिया है उसमें पर पैकेट्स ऑफ नट्स को मशीन ए और मशीन बी पर कितना समय लगता है और पर पैकेट ऑफ बोल्ट्स को मशीन ए और मशीन बी पर कितना समय लगता है, साथ में करके दिया हुआ है। तो यहां से आपको पर पैकेट्स ऑफ नट्स को मशीन ए पर कितना और पर पैकेट्स ऑफ बोल्ट को मशीन ए पर कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी मशीन ए के टाइम को एक साथ करना होगा और मशीन बी के टाइम को एक साथ करना होगा। हम ध्यान से अगर पढ़ें तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। क्या कह रहा है, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, मशीन ए पर 1 घंटा समय लगता है, एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। नट के एक पैकेट को मशीन ए पर 1 घंटा समय लगता है। ठीक है, तो हमको मशीन ए के टाइम को एक साथ करना है, ध्यान रखना है। तो नट के एक पैकेट को मशीन ए पर कितना समय लगा, इसको आप कोड कर लीजिए। तो 1 आवर समय लगा, मशीन बी पर 3 आवर लगा, वो बाद में देखेंगे मशीन बी का जब टाइम कलेक्ट करेंगे उस समय। फिर कह रहा है कि इट टेक्स 3 आवर ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ बोल्ट। बोल्ट के एक पैकेट को मशीन ए पर कितना समय लगता है, 3 घंटा। नट के एक पैकेट को मशीन ए पर 1 घंटा और बोल्ट के एक पैकेट को मशीन ए पर 3 घंटा। तो चूंकि हमने माना है कि मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेज एक्स पैकेट्स ऑफ नट्स एंड वाई पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स पर डे। ठीक है, तो नट के एक पैकेट को अगर मशीन ए पर 1 घंटा समय लगता है तो एक्स पैकेट को मशीन ए पर कितना समय लगेगा, तो एक्स आवर। एक पैकेट को मशीन ए पर, नट के एक पैकेट को मशीन ए पर 1 घंटा, तो नट के एक्स पैकेट को मशीन ए पर कितना घंटा लगेगा, x घंटा। इसी तरह से अब बोल्ट के एक पैकेट को मशीन ए पर देखते हैं कितना समय लगता है, तो बोल्ट के एक पैकेट को मशीन ए पर 3 घंटा समय लगता है। तो बोल्ट का हम कितना पैकेट बना रहे हैं, y पैकेट बना रहे हैं, तो बोल्ट के y पैकेट को मशीन ए पर कितना समय लग जाएगा, एक पैकेट को 3 घंटा, तो y पैकेट को 3y आवर। तो यह हो गया मशीन ए का दोनों नट बनाने और बोल्ट बनाने का टोटल टाइम। ठीक है, अब यह टाइम कितना हो सकता है, तो चूंकि मशीन पर डे 12 आवर ही चलता है तो इसको बनाने में समय या तो 12 आवर लगेगा या 12 आवर से कम लगेगा। तो यह इक्वेशन हमारा बन गया। इसी तरह से अब मशीन बी का भी टोटल टाइम 12 आवर ए डे है। तो अब हम देखते हैं कि नट के एक पैकेट को
मशीन बी पर कितना समय लगता है और बोल्ट के एक पैकेट को मशीन बी पर कितना समय लगता है। तो यहां देखिए, नट के एक पैकेट को मशीन बी पर 3 घंटा समय लग रहा है और बोल्ट के एक पैकेट को मशीन बी पर 1 घंटा समय लग रहा है। नट के एक पैकेट को मशीन बी पर 3 घंटा, तो नट का आप कितना पैकेट बना रहे हैं, एक्स पैकेट, तो एक्स पैकेट को कितना समय लग जाएगा, 3x आवर। नट के एक पैकेट को मशीन बी पर कितना समय लग गया, 3x आवर। इसी तरह से बोल्ट के एक पैकेट को मशीन बी पर कितना समय लग जाएगा, तो एक पैकेट को 1 घंटा, तो आप y पैकेट बना रहे हैं तो y आवर। यह टाइम भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 12 होगा। ठीक है, अब चूंकि पर डे नट और बोल्ट बनाया जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सिर्फ नट ही बनाया गया हो, बोल्ट नहीं बनाया गया हो, या किसी दिन सिर्फ बोल्ट ही बनाया गया हो, नट नहीं बनाया गया हो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह बन गया हमारा इनइक्वेशन। ठीक है, तो हमने 2 काम कर लिया कि पहला एज्यूम क्या करना है, उसको फोकस करके हमने वेरिएबल xy एज्यूम कर लिया। फिर हमने देखा कि टोटल क्या गिवन है, तो दोनों मशीन्स का टोटल टाइम गिवन था, इसलिए मशीन ए के टाइम को हमने एक साथ किया, मशीन ए के टाइम के साथ कनेक्ट किया, मशीन बी के टोटल टाइम को हमने एक साथ किया और मशीन बी के टाइम से कंपेयर किया। और फिर जो मिनिमम रिस्ट्रिक्शन है कि 2 आइटम बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कभी एक ही आइटम बने, दूसरा नहीं बने, या दूसरा ही बने, पहला नहीं बने, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तीसरी चीज बचती है कि हमारा इस सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका ऑब्जर्वेशन करें। तो कह रहा है कि ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 7 पर पैकेज ऑन बोल्ट, यानी नट के एक पैकेट पर 17.50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और बोल्ट के एक पैकेट पर 7 रुपीज का। तो अगर हम मान लें कि जेड हमारा टोटल प्रॉफिट है, लेट जेड बी द टोटल प्रॉफिट, तो जेड क्या हो जाएगा यहां, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 17.50x प्लस 7y, क्योंकि नट के एक पैकेट पर 17.50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स पैकेट पर कितना हो जाएगा 17.50 इंटू एक्स। उसी तरह से बोल्ट के एक पैकेट पर 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम y पैकेट बना रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट होगा 7y। तो यह हो गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स हमको वही काम करना है जो हमने पिछले लेक्चर में किया है कि इन इक्वेशंस हमारे पास है, लीनियर एक्सप्रेशन हमारे पास है, इन इक्वेशंस का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस लीनियर एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू होगा उसको हम फाइंड करेंगे। तो यह फाइंड करना तो आपको आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा मेन जो फोकस है वह इसके ऊपर है कि सिचुएशन पढ़ते समय हमको किन किन बातों पर ध्यान रखना है ताकि हम यह इनइक्वेशंस बना सके और लीनियर एक्सप्रेशन बना सके। बाकी काम तो हमें आता ही है कि इनइक्वेशंस के हेल्प से ग्राफ बनाना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है और फिर फिजिबल रीजन में कहां जेड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा वो हमने सीख लिया है। तो आइए एक और नया सिचुएशन हम लोग लेते हैं। इस सिचुएशन में देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू। रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। रेशमा 2 तरह का फूड P और Q मिक्स करके एक मिक्सचर बनाती है। ठीक है, जिस मिक्सचर में कह रहा है कि कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और कम से कम 11 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए। फूड
कॉस्ट रुपीज 60 पर केजी एंड फूड क्यू कॉस्ट रुपीज 80 पर केजी। ठीक है, फूड का कॉस्ट भी दिया है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। फूड पी जो है वह दोनों तरह का विटामिन कंटेन करता है, विटामिन ए भी और विटामिन बी भी। फूड पी के 1 केजी में 3 यूनिट विटामिन ए और 5 यूनिट विटामिन बी है, व्हाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। डिटरमाइंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो पूछ रहा है कि मिक्सचर का मिनिमम कॉस्ट क्या होगा। तो इस सिचुएशन में फिर हमको वही देखना है कि सबसे पहले XY क्या एज्यूम किया जाए। तो यहां कह रहा है कि रेशमा विशेष टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड P एंड Q इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। तो रेशमा अगर 2 टाइप का फूड मिक्स कर रही है, P और Q, ठीक है, और सब हमको पर केजी में दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि रेशमा फूड P का X केजी और फूड Q का Y केजी मिक्स करती है। लेट सी मिक्स X केजी ऑफ फूड P एंड Y केजी ऑफ फूड Q। ठीक है, लेट सी मिक्स X केजी ऑफ फूड P एंड Y केजी ऑफ फूड Q। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि हमको टोटल क्या गिवन है। तो टोटल यहां स्टूडेंट्स कह रहा है कि मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। रेशमा जो मिक्सचर बनाती है X केजी P और Y केजी Q को मिलाकर, उस मिक्सचर में कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और कम से कम 11 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए। मतलब हमको मिक्सचर में टोटल विटामिन ए की मात्रा दी हुई है और टोटल विटामिन बी की मात्रा दी हुई है कि कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, विटामिन की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है कि इससे कम विटामिन ए नहीं हो सकता है, इससे कम विटामिन बी नहीं हो सकता है। अब फूड का कॉस्ट दिया है, लेकिन नीचे जो सिचुएशन दिया है उसमें फिर फूड पी में भी विटामिन पी और फूड पी में भी विटामिन ए और विटामिन बी है और फूड क्यू में भी विटामिन ए और विटामिन बी है। तो हमको क्या करना होगा यहां कि दोनों तरह के फूड से विटामिन ए को एक साथ करना होगा और दोनों तरह के फूड से विटामिन बी को एक साथ करना होगा। तो आइए इस काम को करते हैं। तो यहां कह रहा है कि फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, फूड पी के 1 केजी में 3 यूनिट विटामिन ए है। तो फूड पी का हम कितना केजी मिक्स कर रहे हैं? फूड पी का हम X केजी मिक्स कर रहे हैं। फूड पी के 1 केजी में अगर 3 यूनिट विटामिन ए है तो फूड पी के X केजी में कितना यूनिट विटामिन ए हो जाएगा? 3x यूनिट। और फूड क्यू में देखिए विटामिन ए की मात्रा कितनी है। तो फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, फूड क्यू में के 1 केजी में 4 यूनिट विटामिन ए है। ठीक है, तो फूड क्यू का हम कितना केजी यूज कर रहे हैं? Y केजी। तो 1 केजी में अगर 4 यूनिट विटामिन ए है तो Y केजी में कितना यूनिट विटामिन ए हो जाएगा? तो 4Y। अब यह विटामिन ए की टोटल मात्रा हो गई मिक्सचर में। हमने फूड पी और क्यू, फूड पी का X केजी और फूड क्यू का Y केजी मिक्स किया है। ठीक है, तो फूड पी और क्यू का जो मिक्सचर बना है उससे हमने विटामिन ए की मात्रा निकाला तो वह बना 3x + 4y। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की मात्रा कम से कम 8 यूनिट या फिर 8 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 8। एट लीस्ट है मतलब कम से कम इतना या फिर इससे ज्यादा।
अगर एट मोस्ट रहता तो ज्यादा से ज्यादा इतना या फिर इससे कम। तो यह हो गया हमारे विटामिन ए की मात्रा। अब फिर दोनों तरह के फूड से हम क्या करते हैं कि विटामिन बी को छांटते हैं। तो फूड पी के देखिए, फूड पी कंटेन्स 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। फूड पी कंटेन्स 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी। फूड पी के 1 केजी में विटामिन बी की मात्रा कितनी है? फूड पी के 1 केजी में विटामिन बी की मात्रा है 5 यूनिट। और फूड पी का हम कितना केजी यूज कर रहे हैं? x केजी। तो विटामिन बी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5x। 1 केजी में 5 यूनिट विटामिन बी, तो x केजी में 5x यूनिट फूड पी है। फूड पी है, फूड पी में क्या है? 5 यूनिट पर केजी विटामिन बी है। फूड पी के 1 केजी में 5 यूनिट विटामिन बी, तो फूड पी का हम x केजी यूज कर रहे हैं, इसलिए 5x यूनिट विटामिन बी हो जाएगा। प्लस फूड क्यू के 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन बी है। ठीक है, फूड क्यू का जो 1 केजी है उसमें विटामिन बी की मात्रा कितनी है? 2 यूनिट्स पर केजी। तो फूड क्यू का हम y केजी यूज कर रहे हैं, इसलिए विटामिन बी की मात्रा हो जाएगी 2y। तो अब हमने क्या किया कि दोनों तरह के फूड से विटामिन बी की मात्रा को छांट लिया। तो विटामिन बी की मात्रा कितनी कह रहा है? तो कह रहा है कि कम से कम 11 यूनिट या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, अब चूंकि स्टूडेंट्स हम 2 तरह का फूड यूज कर रहे हैं, तो प्रत्येक फूड की मात्रा कम से कम क्या हो सकती है? तो प्रत्येक फूड की मात्रा कम से कम 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए कोई सिचुएशन इसमें नहीं दिया हुआ है, यह हिडन होता है कि अगर आप 2 तरह के, जैसे इसमें हम 2 तरह के फूड का डिस्कशन कर रहे हैं, 2 तरह के फूड को मिक्स कर रहे हैं, तो प्रत्येक फूड की मात्रा कम से कम क्या हो सकती है? तो 0 होगी, नहीं तो 0 से ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स जो लिमिटेशंस था इस सिचुएशन के अंदर, उससे इन इक्वेशन तो हमने बना लिया। अब बचता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस सिचुएशन के अंदर? तो कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो हम मान लेते हैं कि मिक्सचर का टोटल कॉस्ट z है। लेट z बी द टोटल कॉस्ट। तो z क्या होगा हमारा, देख लीजिए एक बार। तो कह रहा है कि फूड पी कॉस्ट रुपीज 60 पर केजी। फूड पी कॉस्ट रुपीज 60 पर केजी। फूड पी के 1 केजी का कॉस्ट 60 रुपीज है। तो फूड पी का कितना केजी हम यूज कर रहे हैं? x केजी। तो 1 केजी का कॉस्ट अगर 60 रुपीज है तो x केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60x। इसी तरह से फूड क्यू कॉस्ट रुपीज 80 पर केजी। फूड क्यू के 1 केजी का कॉस्ट 80 रुपीज है, तो हम y केजी यूज कर रहे हैं फूड क्यू, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? 80y। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बन गया। अब क्या करना है? अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो एक बार स्टूडेंट्स इसका ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करके देख ही लेते हैं। तो आइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमको करना है तो हम देखते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है। तो वी हैव इन इक्वेशंस क्या क्या दिया है। तो इन इक्वेशंस आपको आया है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दूसरा है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y। अब इन इक्वेशंस का हमको क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक एक करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला इन इक्वेशन लेते हैं। तो पहला इन इक्वेशन है 3x प्लस 4y
ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अगर हम y 0 पुट करते हैं तो y 0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा, तो y 0 पुट कीजिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3, यानी 8/3 0 पर यह x एक्सिस को काट रहा है। और अगर x 0 पुट करते हैं तो y आएगा 2, x 0 पुट कीजिए 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, यानी 0 2 पर y एक्सिस को काट रहा है। चलिए दूसरा इन इक्वेशन ले लीजिए। दूसरा है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसमें अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x आएगा 11/5, और अगर x 0 पुट करते हैं तो y आएगा 11/2। सॉरी, अगर हमने x 0 पुट किया, y 0 पुट किया तो y 0 पुट किया तो x आया 11/5, मतलब 11/5 0 पर यह क्या करेगा, x एक्सिस को काटेगा। और जब x 0 पुट करते हैं तो y आया 11/2, यानी 0 11/2 पर यह क्या करेगा, y एक्सिस को कट करेगा। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करिए। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम अगर, तो वैल्यू एक बार देख लीजिए कहां तक जा रहा है, x डैश y डैश ओरिजिन। तो वैल्यू यहां 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग, और यहां 11/2 भी है, तो 11/2 का मतलब है 5 पॉइंट समथिंग। तो 6 तक ले लेते हैं वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं तो 8/3 मतलब 2.5, और 11/5 यह भी 2.8/3 हो जाएगा आपका 2.6 अप्रोक्स, और 11/5 हो जाएगा 2.2, मतलब 2 से 3 के बीच। तो 2 से 3 के बीच के डिस्टेंस को बांटिए 10 इक्वल पार्ट्स में। चलिए हो गया काम, चलाओ लाइन x, ठीक है। 2 से 3 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बांटना है हमको 10 इक्वल पार्ट्स में। तो 10 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इक्वल पार्ट्स में बट गया। यह पॉइंट है आपका 2 का, ठीक है। यहां है आपका 2। तो 8/3 कहां पर होगा, 2.6 के आगे। तो 2.1 2 3 4 5 6 के आगे, यानी इस बीच में होगा कहीं, इस बीच में आएगा आपका 8/3
8 बाई 8/3, 0 8/3, 0 और 0 2, तो 0 2 का पॉइंट तो यहां है, ठीक है। इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, तो इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो इस तरह से क्या हो गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट में 0 0 से यह पास नहीं कर रहा है, तो 0 0 अगर हम इस इन इक्वेशन में रखते हैं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मतलब फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पर क्या हो गया, अपोजिट साइड सॉल्यूशन हो गया। अपोजिट साइड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से दूसरे का प्लॉट करते हैं, तो 11/5, 11/5 का मतलब हो गया 2.2। तो 2.2 का पॉइंट कौन सा है, तो यहां है, यह पॉइंट है आपका 2.2, यानी 11/5, 0 11/5, 0 यह हो गया 11/5, 0 का पॉइंट, ठीक है। यह है, यहां खींच दीजिए 2.2। और दूसरा है 0 11/2, 11/2 का मतलब हो गया 5.5, 11/2 का मतलब हो गया 5.5। यह हो गया 0 11/2, यह पॉइंट आपका है 0 2। तो इसको और इसको मिलाते हुए लाइन हमें खींचना है, तो इस दोनों को मिलाते हुए अगर लाइन खींचेंगे, ठीक है। यह भी 0 0 से पास नहीं कर रहा है, तो 0 0 से अगर पास नहीं कर रहा है तो 0 0 इसमें रखेंगे तो यहां आपको आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यानी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने पर क्या होगा, फिर से अपोजिट साइड, यानी इसके भी इधर होगा सॉल्यूशन, इसके भी इधर हो गया सॉल्यूशन आपका, ठीक है। इसके भी इधर हो गया सॉल्यूशन। तो अब आपका जो फिजिबल रीजन बन रहा है, अच्छा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस के दाहिनी ओर, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस के ऊपर। तो देखिए आपका फिजिबल रीजन क्या बन रहा है, तो फिजिबल रीजन आपका यही बन रहा है स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन आपका यह बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। तो इस फिजिबल रीजन का वर्टेक्स क्या क्या बन रहा है, तो फिजिबल रीजन का वर्टेक्स आपका बन रहा है, एक तो यहां बन रहा है 8/3, 0 पर, इसका नाम अगर हम दे दें ए, एक यहां बन रहा है जिसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा बी, और एक यहां बन रहा है सी। फिजिबल रीजन का वर्टेक्स बन रहा है आपका ए बी सी। इसमें ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है 8/3, 0, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, तो बी के कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना होगा। तो लाइंस को एक बार लिख लीजिए, तो लाइंस कौन सा है, तो लाइंस आपका जो है यह है 3x + 4y, यह लाइन है आपका, यह लाइन है आपका 3x + 4y = 8, और यह लाइन है आपका 5x + 2y = 11। यह है 3x + 4y = 8, यह है 5x + 2y = 11। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं, यहीं पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x + 4y = 8,
तो और यहां 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से, और इसको एज इट इज रहने दीजिए। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ठीक है, और दूसरा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है यह, इसको 1 से, और सेकेंड इक्वेशन है यह, इसको क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यह तो फर्स्ट इक्वेशन आपका एज इट इज रह जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो माइनस 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 ये तो कैंसिल हो गया, -7x इज इक्वल टू -7x इज इक्वल टू यह हो जाएगा -14। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 2, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 किसी में अगर आप रखेंगे, इसी में अगर आप रखते हैं फर्स्ट में ही x इज इक्वल टू 2, तो यह बनेगा 10, यानी y आपका आ जाएगा 1/2, y आपका आ जाएगा 1/2, यानी b का कोऑर्डिनेट आपका बन गया 2 1/2, और c का आपको दिख ही रहा है कोऑर्डिनेट। तो अब आप क्या करिए कि प्रत्येक वर्टेक्स पर वर्टेक्स और वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z, तो वर्टेक्स आपका क्या है, तो वर्टेक्स अगर a की बात करें तो 8/3 है, a का कोऑर्डिनेट है 8/3, 0, b का कोऑर्डिनेट है आपका, b का कोऑर्डिनेट है b का कोऑर्डिनेट यहां से आया है 2 1/2, 2 1/2, और c का कोऑर्डिनेट आपका है 0 11/2, c का कोऑर्डिनेट है 0 11/2। अब प्रत्येक वर्टेक्स पर z का वैल्यू निकालना होगा, तो z यहां हम लिख देते हैं, z आपका क्या है, तो 60x प्लस 80y, 60x प्लस 80y है आपका z। तो x का वैल्यू अगर आप रखेंगे 8/3 और y का वैल्यू रखेंगे 0, तो यहां वैल्यू आ जाएगा 160। देख लीजिए एक बार, 8/3 इंटू 60, तो 160 बन जाएगा, ठीक है। b पर 2 1/2, तो 2 रखेंगे तो यहां बनेगा 120 और यहां बनेगा 40, यानी यहां पर भी बनेगा 160, ठीक है। और c अगर रखेंगे तो c रखेंगे तो यह आपका बन जाएगा 40 इंटू 11, 40 इंटू 11, यानी 440 बन जाएगा, c के ऊपर आपका वैल्यू बन जाएगा 440। तो आपको मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो फिर यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू आ रहा है दो वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है, a पर और b पर दोनों जगह आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है 160। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो इसमें नियम क्या कहता है, कि इसमें नियम कहता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उसके साथ मिनिमम वैल्यू का इनइक्वेशन बनाना है लेस देन की इनइक्वालिटी के साथ। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे यहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है 60x प्लस 80y, ठीक है, लेस देन की इनइक्वालिटी बनाएंगे किसके साथ, मिनिमम वैल्यू के साथ। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 160 आया है, 10 कॉमन लेकर हटा दीजिए, या 20 आप हटा सकते हैं, तो यहां से यह आ जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन 8, 20 दोनों तरफ कॉमन लेकर हटा दिए। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इक्वेशन हम ले लेते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू बन जाएगा 8। अगर y 0 पुट करते हैं तो x आएगा 8/3, यानी 8/3 पर 8/3 0 पर x एक्सिस को काटेगा, और
8/3 0 पर x एक्सिस को काटेगा, और अगर x 0 पुट करते हैं तो 0 2 पर y एक्सिस को काटेगा, 0 2 पर y एक्सिस को काटेगा। तो यह भी 8/3 0 पर x एक्सिस को काट रहा है और 0 2 पर y एक्सिस को काट रहा है। मींस अगर इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो पहले से यह लाइन है इसी के ऊपर आएगा, लेकिन चूंकि लेस देन की इनइक्वलिटी है तो डॉटेड प्लॉट होगा, डॉटेड प्लॉट होगा। तो इसका मतलब है कि डॉटेड प्लॉट हुआ, कर लिए, मतलब लाइन पर का पॉइंट जो है सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट किधर बनेगा, तो 0 0 इस पर लाइन नहीं कर रहा है, तो 0 0 अगर इसमें पुट करेंगे हम इनइक्वलिटी में तो यहां बनेगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू 160, 0 लेस देन इक्वल टू नहीं, 0 लेस देन बनेगा 160, मतलब ट्रू। तो ट्रू होने पर सॉल्यूशन सेट इधर होगा आपका। चूंकि लेस देन की इनइक्वलिटी है इसलिए लाइन का पॉइंट सॉल्यूशन सेट में नहीं है, लाइन के नीचे का पॉइंट सॉल्यूशन सेट में है। तो फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया है स्टूडेंट्स। तो फिजिबल रीजन में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब कि पहले से जो मिनिमम वैल्यू हमारा आया हुआ है वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 10 मिनिमम वैल्यू इज 160, लेकिन 160 कहां से कहां तक लाई करेगा, तो लाइज ऑन ईच पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए से लेकर बी तक प्रत्येक पॉइंट पर वह मिनिमम वैल्यू लाई करेगा, ए से लेकर बी तक नहीं। फिजिबल रीजन के साथ कहां से कहां तक बन रहा है, हाँ ए बी। ठीक है, ए बी पर है, तो 10 मिनिमम वैल्यू इज 160 लाइज ऑन ईच पॉइंट ऑफ ए बी विच इज 160, मिनिमम वैल्यू 160 होगा, ए से लेकर बी तक प्रत्येक पॉइंट पर वह लाई करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कह रहा है, फिर से सिचुएशन दिया है, इसमें कह रहा है कि एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket and a profit of ₹600 is made on each economy class tickets. The airline reserve at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class. ठीक है, क्या कहा है कि कम से कम 4 गुना, एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में जितने लोग टिकट यात्रा करते हैं उससे कम से कम 4 गुना लोग इकोनॉमी क्लास में करते हैं। Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize the profit for the airline. What is the maximum profit? ठीक है, कह रहा है कि determine how many tickets of each type, कितना टिकट एग्जीक्यूटिव क्लास का और कितना टिकट इकोनॉमी क्लास का एयरलाइंस बेचे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट का जो अमाउंट है वह भी बताना है। तो एक बार और इसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। एरोप्लेन जो है ज्यादा से ज्यादा 200 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। ए प्रॉफिट का पहले ही दे दिया डाटा कि ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स एंड ए प्रॉफिट ऑफ ₹600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास टिकट। द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है, सबसे पहले कहा कि जो एरोप्लेन है वह ज्यादा से ज्यादा 200 पैसेंजर कैरी कर सकता है। उसके बाद एरोप्लेन में 2 तरह का टिकट अवेलेबल है,
एक तो इकोनॉमी क्लास का और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास का। इकोनॉमी क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट पर 1000 का प्रॉफिट होता है, जबकि इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 600 का प्रॉफिट होता है एयरलाइन को। द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स और एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है, एयरलाइन में 20 सीट्स रिजर्व है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class। जबकि एयरलाइन में एग्जीक्यूटिव क्लास में जितने लोग यात्रा करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोग इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना प्रेफर करते हैं। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर द एयरलाइन। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो एक तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट के लिए सिचुएशन दिया। दूसरा, तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपने तरीके से कि हमको एज्यूम क्या करना है। तो एयरलाइन अगर 200 पैसेंजर कैरी करता है, जिसमें कुछ एग्जीक्यूटिव क्लास में कुछ इकोनॉमी क्लास में, तो हम वेरिएबल्स क्या एज्यूम करें, तो वेरिएबल्स हम एज्यूम कर लेते हैं कि x पैसेंजर्स ट्रेवल इन इकोनॉमी क्लास एंड y पैसेंजर्स travel in executive class। Let number of passengers travel number of passengers number of passengers travel in economy class px and number of passengers travel in executive क्लास बी वाई, ठीक है। मान लिया कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल इन इकोनॉमिक क्लास बी एक्स एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल इन एग्जीक्यूटिव क्लास बी वाई। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरोप्लेन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, ठीक है, मतलब x प्लस वाई, यह हो गया टोटल पैसेंजर, यह लेस देन इक्वल टू होगा 200, ठीक है। उसके बाद कहा कि द एयरलाइन रिजर्व एट लीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए कितना सीट्स रिजर्व है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए सीट्स रिजर्व है, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए सीट्स रिजर्व है 20। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में हमने कितना माना है, तो 20 माना है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। कम से कम 20 सीट्स या 20 से ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में जा सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट हमने माना है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में कितना पैसेंजर ट्रेवल करते हैं y, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसके बाद कहा कि एट लीस्ट 4 टाइम्स एज मेनी पैसेंजर्स प्रेफर टू ट्रेवल इकोनॉमी क्लास देन बाय एग्जीक्यूटिव क्लास, मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास में जितने लोग ट्रेवल करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर्स की संख्या हमने माना है x, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 4y, ठीक है। y पैसेंजर्स एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करते हैं, इस
कम से कम इसका 4 गुना, ठीक है, किसमें ट्रेवल करना प्रेफर करते हैं? तो इकोनॉमी क्लास में। तो इकोनॉमी क्लास में पैसेंजर्स की संख्या जो है वह कम से कम 4 गुना होगी एग्जीक्यूटिव क्लास से, या 4 गुना से ज्यादा। अब चूंकि एग्जीक्यूटिव क्लास में कम से कम 20 पैसेंजर्स प्रेफर करते हैं ट्रेवल करना, तो इकोनॉमी क्लास में कम से कम कितने पैसेंजर हो जाएंगे? तो कम से कम 4 गुना, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब अगर हम मानते हैं कि लेट z बी द टोटल प्रॉफिट ऑफ एयरलाइंस, लेट z बी द टोटल प्रॉफिट, देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो z इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां ध्यान से पढ़ना है, ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट पर 1000 का प्रॉफिट है और इकोनॉमी क्लास के टिकट पर 600 का प्रॉफिट है। तो इकोनॉमी क्लास का टिकट हमने माना है x, तो इसलिए 600x प्लस 1000y प्लस 1000 600x z बराबर हो जाएगा 600x प्लस 1000y। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, यह आपका इन इक्वेशंस हो गया। ठीक है, इन इक्वेशंस को अब इसमें मिनिमम कंडीशन गिवन है कि y एटलीस्ट y कम से कम क्या होगा 20 होगा, x कम से कम कितना होगा 80 होगा, इसलिए यहां x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने की जरूरत नहीं है। अब इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, फिजिबल रीजन फाइंड कीजिए और फिजिबल रीजन से इस z का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। जहां मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वहां पर जो x और y का वैल्यू आएगा वह भी आपसे पूछ रहा है कि डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड, मतलब इकोनॉमिक क्लास का कितना टिकट बिका और एग्जीक्यूटिव क्लास का कितना टिकट बिका, तो वह आपने माना है x और y, तो x और y का भी वैल्यू बताना है और साथ में कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है यह भी बताना है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को एक और तरह का प्रॉब्लम करना है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वह भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसके सिचुएशन को हम लोग एक बार पहले डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करने के लिए हमें क्या करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स पहले हम एक बार पढ़ के देखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा करना है। यहां कह रहा है कि टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ए ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। टू गोडाउन्स ए एंड बी हैव ए ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रिस्पेक्टिवली। देयर सप्लाई गोज टू 3 ration shops B, E and F whose requirements are 60, 50 and 40 quintals respectively. The cost of transportation per quintal from the godowns to shops are given in following table. ठीक है, प्रत्येक गोडाउन से क्या कह रहा है सिचुएशन कि 2 गोडाउन है A और B जिसकी ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। वहां से सप्लाई दिया जाता है 3 राशन शॉप्स को डी ई एफ जिसका नाम है, हुज रिक्वायरमेंट्स आर 60 क्विंटल एंड 60, 50 एंड 40 क्विंटल। राशन शॉप डी का रिक्वायरमेंट 60 क्विंटल का है, ई का 50 क्विंटल का है, एफ का 40 क्विंटल का है। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम गोडाउन्स टू शॉप्स आर गिवन इन द टेबल। मतलब गोडाउन ए से राशन शॉप डी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 क्विंटल का 6 रुपया है, उसी तरह से ए से ई का 3, ए से एफ का 2.50,
सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गोडाउन बी टू शॉप डी 4 रुपीज, बी टू ई 2 रुपीज और बी टू एफ 3 रुपीज है। तो पूछ रहा है कि हाउ शुड सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड in order that transportation cost is minimum. How should supplies be transported? मतलब किस गोडाउन से किस राशन शॉप को कितना सप्लाई किया जाए, यह पूछ रहा है। मतलब प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक राशन शॉप को कितना कितना सप्लाई देना है, यह पूछ रहा है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब देता है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे सिचुएशन हमें क्या दिया हुआ है, तो सिचुएशन दिया हुआ है, सिचुएशन दिया हुआ है कि 2 गोडाउन है ए और बी, और वहां से 3 राशन शॉप्स को क्या करना है, सप्लाई देना है। 3 राशन शॉप्स है डी, ई एंड एफ। तो हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें 2 गोडाउन बना लेते हैं। यहां यह हो गया गोडाउन ए, और यहां बना लेते हैं गोडाउन बी, ठीक है। और 3 राशन शॉप भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए यह राशन शॉप है सी, डी, यह राशन शॉप है ई, और यह राशन शॉप है एफ, ठीक है। अब सबका गोडाउन्स की कितनी कितनी कैपेसिटी है, तो गोडाउन, इसका नाम अगर हमने ए दिया है और इसका नाम बी है, यह गोडाउन ए है, यह गोडाउन बी है, और यह राशन शॉप डी है, यह ई है, और यह एफ है। तो गोडाउन्स की कैपेसिटी क्या क्या है, तो गोडाउन्स की कैपेसिटी है 2 गोडाउन्स ए एंड बी हैव देयर ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी 100 क्विंटल एंड 50 क्विंटल। तो यहां पर हम 100 क्विंटल मेंशन कर देते हैं और यहां पर हम 50 क्विंटल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक राशन शॉप का जो डिमांड है वह कितना कितना का है, रिक्वायरमेंट्स कितने कितने का है। तो डी का रिक्वायरमेंट है 60 क्विंटल का, ई का रिक्वायरमेंट है 50 क्विंटल का, और एफ का रिक्वायरमेंट है 40 क्विंटल का, 60, 50, 40। तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वह भी यहां हम लिख देते हैं कि इसको 60 क्विंटल चाहिए, इसको 50 क्विंटल चाहिए, और इसको 40 क्विंटल चाहिए। अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक राशन शॉप को सप्लाई देना है, ठीक है। तो प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक राशन शॉप को कितना कितना सप्लाई देना है, इसका शेड्यूल बनाना है पहले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि हम गोडाउन ए से राशन शॉप बी को x क्विंटल दे दिए, x क्विंटल सप्लाई दे दिए, और गोडाउन ए से ई को y क्विंटल सप्लाई दे दिए। अच्छा, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमेशा आपको जो सिचुएशन देगा उसमें डिमांड बराबर होता है सप्लाई के। जैसे डिमांड कितना का है, तो 60, 50 और 40 तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको 150 क्विंटल आएगा। और सप्लाई कितने का है, तो 100 क्विंटल गोडाउन ए सप्लाई कर रहा है और 50 क्विंटल गोडाउन बी सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई भी यहां पर कितना है, 50 क्विंटल का है। तो हमेशा आपको डिमांड बराबर मिलेगा सप्लाई। तो इसलिए आप जब 100 क्विंटल में से x क्विंटल डी को दे दिए, y क्विंटल ई को भेज दिए, तो जो बचेगा उस सब आपको भेजना पड़ेगा एफ को। तो बचा आपके पास कितना, तो बचा आपके पास 100 टोटल था, उसमें से x यहां भेजा, y यहां भेजा, तो आपको बचा 100 माइनस x प्लस y, ठीक है। जो भी बचा उस सब आपने किसको भेज दिया, f को भेज दिया। तो a से शेड्यूल बना लिया हमने कि a से d को कितना जाएगा, a से e को कितना जाएगा, और a से f को कितना जाएगा। फिर अब हम यहां से जब b से सप्लाई देना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि d का रिक्वायरमेंट 60 क्विंटल का था, जिसमें से x क्विंटल तो इसने a से ले लिया, तो अब b से यह कितना लेगा, तो b से यह लेगा 60 माइनस x, b से यह लेगा 60 माइनस x क्विंटल। इसी तरह से e का जो रिक्वायरमेंट था 50 क्विंटल का था, जिसमें से y क्विंटल यह ए से ले चुका है, तो यहां से कितना लेगा, तो
50 क्विंटल इसका रिक्वायरमेंट था, जिसमें से y क्विंटल वहां से ले चुका है, तो अब बचता है रिक्वायरमेंट इसका 50 माइनस वाई का, तो 50 माइनस वाई यह यहां से लेगा, ठीक है। और इसका जो रिक्वायरमेंट था एफ का, ये 40 क्विंटल का था, जिसमें से यह 100 माइनस एक्स प्लस वाई वहां से ले चुका है, ठीक है। तो अब यह रिक्वायरमेंट था 40, तो 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके यहां लिख दें तो एक्स प्लस वाई माइनस 60 यह यहां से लेगा, बी से लेगा। तो अब हमारा शेड्यूल बनकर तैयार हो गया कि प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक राशन शॉप को कितना कितना सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि अब देखना है कि प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक राशन शॉप का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही मिनिमाइज करना होता है। तो हम अब देख लेते हैं एक बार सिचुएशन को पढ़कर। तो सिचुएशन में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर क्विंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू शॉप्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। मतलब गोडाउन ए से राशन शॉप डी को 1 क्विंटल भेजने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6 रुपीज है। तो आप कितना भेज रहे हैं? तो आप भेज रहे हैं x क्विंटल, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक यहां से यहां 1 क्विंटल भेजने का 6 रुपीज है, तो आप भेज रहे हैं x क्विंटल, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा? 6x। यह अब बन गया, पहले आप x क्विंटल भेज रहे थे, x अमाउंट था, लेकिन अब उस अमाउंट में आपने क्या किया? कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, यह इसलिए यह 6x क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ x क्विंटल फ्रॉम ए टू डी। इसी तरीके से ए से ई को 1 क्विंटल भेजने का कॉस्ट कितना है? 3 रुपीज है। तो आप कितना भेज रहे हैं? तो ए से ई को आप भेज रहे हैं y क्विंटल, तो कॉस्ट हो जाएगा 3y। इसी तरीके से फिर देखिए कि ए से एफ को 1 क्विंटल भेजने का कॉस्ट कितना है? 2.50। तो आप ए से एफ को कितना भेज रहे हैं? तो 100 माइनस एक्स प्लस वाई, तो यहां हो जाएगा 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अब ए से डी, ई और एफ को भेजने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको मिल गया 6x 3y 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई। अब बी से देखते हैं कि बी से डी को भेजने का, बी से डी को 1 क्विंटल भेजने का कॉस्ट कितना है? 4 रुपीज। तो बी से आप भेज रहे हैं, बी से डी को आप भेज रहे हैं 60 माइनस एक्स, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 4 इंटू 60 माइनस एक्स। फिर बी से ई को 1 क्विंटल भेजने का कॉस्ट है 2 रुपीज, तो बी से ई को आप भेज रहे हैं 50 माइनस वाई क्विंटल, तो कॉस्ट हो जाएगा 2 इंटू 50 माइनस वाई। और सिमिलरली बी से एफ को 1 क्विंटल भेजने का कॉस्ट है 3 रुपीज, तो बी से ई को आप भेज रहे हैं इतना, तो यह हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। अब ये स्टूडेंट्स, इसमें हमको यह देखना है कि इन इक्वेशन कहां से बनेगा। यह तो हमने ट्रांसपोर्टेशन का शेड्यूल बना लिया, ठीक है। अब इन इक्वेशन कहां से फॉर्म होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इन इक्वेशन फॉर्म होता है प्रत्येक ट्रांसपोर्टेशन से, कि आपने ए से डी को जो ट्रांसपोर्टेशन किया है, ठीक है, वह आपने क्या किया होगा? 0 क्विंटल, चूंकि 2 जगह से सप्लाई मिलना है, तो इसलिए आप प्रत्येक सप्लाई जो शेड्यूल कर रहे हैं वह 0 या 0 से बड़ा होगा। या आप कॉस्ट के टर्म में भी सोच सकते हैं कि आपका प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक शॉप का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर आपने कुछ भेजा होगा तो कॉस्ट 0 से बड़ा होगा, अगर आपने नहीं भेजा तो कॉस्ट क्या होगा? 0 होगा। तो इसलिए प्रत्येक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, या तो आप उसको ले लीजिए, या प्रत्येक जो सप्लाई आपने भेजा है उसको ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सबको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए।
तो हम कॉस्ट को ही ले लेते हैं, कॉस्ट ही फाइनल लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रत्येक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है यह क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी तरह से 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2.5 इंटू 100 माइनस 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई, यह भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद 4 इंटू 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इंटू 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था उसको हमने क्या किया, 0 के बराबर या 0 से बड़ा कर दिया। अब आप इसको यहां सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से देख लीजिए क्या होने वाला है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इधर चला जाएगा, मतलब आपको आएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, यहां से आपको आएगा x लेस देन इक्वल टू 60, यहां से आएगा y लेस देन इक्वल टू 60, y लेस देन इक्वल टू 50, y लेस देन इक्वल टू आएगा आपको यहां से 50, और यहां से आपको आ जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो यहां यह आपका इन इक्वेशन बन गया। ठीक है, कितना इन इक्वेशन बना, 6 इन इक्वेशंस बन गया। अब आपको वही काम करना है जो आप पहले करते थे कि इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक बात और बची कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा। तो यहां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो सिचुएशन में ऑब्जेक्टिव अगर हम पढ़कर देखें तो कह रहा है कि हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। यहां हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां है हमारा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो यही है हमारा 6x 3y 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 4 इंटू 60 माइनस एक्स, 2 इंटू 50 माइनस वाई, और 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। यह सब का सब हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि लेट जेड बी द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू क्या करना होगा, आपको सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ना होगा। तो सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़िएगा तो 6x प्लस 3y प्लस 2.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, प्लस अब इधर से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 50 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 60। इस सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को जोड़कर अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको 3 ही टर्म आएगा। ठीक है, एक x का टर्म आएगा, एक y का टर्म आएगा और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो z आपका सिंप्लीफाई होके छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक x का टर्म, सभी x वालों को एक साथ जोड़ेंगे, सभी y वालों को एक साथ जोड़ेंगे और सभी कांस्टेंट को एक साथ जोड़ेंगे, तो z आपका सिंप्लीफाई होके एक 3 टर्म का एक्सप्रेशन बनेगा। अब आपको क्या करना है कि इन इक्वेशंस के हेल्प से यह जो आपका z आएगा सिंप्लीफाई होके उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, z जहां पर मिनिमम होगा वहां पर आपसे पूछ क्या रहा है यह जरा देख लीजिए।
तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम कहां होगा वह तो आपको पता करना ही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जहां मिनिमम होगा वहां से आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और वह एक्स वाई ही आपका आंसर नहीं होगा। आंसर इसमें क्या होगा, हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड, हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड, यह पूछ रहा है। तो आपको आंसर जो देना होगा, आपको आंसर जो देना होगा उसमें आपको बताना होगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि एक्स क्विंटल कितना कितना आपसे पूछ रहा है कि हाउ शुड ट्रांसपोर्टेशन बी, हाउ शुड सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड, कितना कितना सप्लाई आप भेज रहे हैं। तो सप्लाई आप भेज रहे हैं एक्स क्विंटल, वाई क्विंटल, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 60 माइनस एक्स, 50 माइनस वाई और एक्स प्लस वाई माइनस 60। यह आपका सप्लाई का शेड्यूल है। ठीक है, तो किस गोडाउन से किस शॉप को कितना सप्लाई देना है आपको वह आंसर में बताना है। मींस आपको आंसर में 6 वैल्यू मिलेगा, एक एक्स का, एक वाई का, एक 100 माइनस एक्स प्लस वाई का, एक 60 माइनस एक्स का, एक 50 माइनस वाई का और एक एक्स प्लस वाई माइनस 60। इन सबों का वैल्यू आप अपने आंसर में लिखेंगे, वही आपका आंसर होगा कि किस गोडाउन से किस शॉप को आपने कितना सप्लाई दिया। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो हम पहले इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बना लेंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाने के बाद इन इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक शॉप का वह 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो अपने आप हमारा इन इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्रॉब्लम रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका क्या क्या है, तो प्रत्येक जगह आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखा हुआ होगा, सबको जोड़ देंगे तो आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाएगा। अब क्या करना है कि इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, जेड का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। जेड का मिनिमम वैल्यू जहां मिलेगा वहां से आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक शॉप को आपने कितना कितना ट्रांसपोर्टेशन किया है, कितना कितना अमाउंट भेजा है, वह आपको अपने आंसर में लिखना होगा। तो चलिए, तो यह काम तो आप बाद का कर ही लेंगे, ग्राफ बनाने का और जेड का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद एक्स वाई फाइंड कर लीजिएगा, और एक्स वाई फाइंड करने के बाद वहीं पर नहीं रुकिएगा, प्रत्येक गोडाउन से प्रत्येक शॉप को कितना ट्रांसपोर्टेशन किया गया है वह आप अपने आंसर में लिखिएगा। इसके प्रैक्टिस के लिए एक और प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लीजिए। देखिए, यहां कह रहा है कि एन ऑयल कंपनी, सेम टाइप का सिचुएशन रहता है इसमें। एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपोज ए एंड बी विथ कैपेसिटी ऑफ 7000 लीटर एंड 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। एक ऑयल कंपनी है जिसका 2 डिपो है, ए और बी। ठीक है, ए की स्टोरेज कैपेसिटी 7000 लीटर की है, बी की स्टोरेज कैपेसिटी 4000 लीटर की है। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू 3 पेट्रोल पंप्स। कंपनी जो है वह ऑयल का सप्लाई फिर यहां 3 पेट्रोल पंप को करती है, डी, ई और एफ को, जिसका रिक्वायरमेंट 4500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर है रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द डिपोज एंड पेट्रोल पंप्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। ठीक है, प्रत्येक डिपो से प्रत्येक पेट्रोल पंप की कितनी कितनी दूरी है यह दी हुई है आपको। नीचे भी कुछ कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में यहां क्या कहा है कि 1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ₹1 है। 1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने का ₹1 है। तो हाउ शुड द डिलीवरी बी शेड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, तो फिर आपसे वही पूछ रहा है कि डिलीवरी जो है प्रत्येक डिपो से प्रत्येक पंप को कितना कितना किया जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम रहे। तो फिर से हम वही काम करेंगे जो पिछले सवाल में हम किए थे कि हमें यहां पर क्या है,
वायल कंपनी का 2 डिपो है, ए और बी, तो 2 डिपो आप बना लीजिए। यह हो गया आपका डिपो ए, यह हो गया डिपो ए, और यहां बना लीजिए डिपो बी। ठीक है, 3 पेट्रोल पंप भी लोकेट कर दीजिए यहां। यह मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है डी, यह पेट्रोल पंप यहां हो गया ई, और यह पेट्रोल पंप यहां हो गया आपका एफ। ठीक है, यह पेट्रोल पंप्स हो गया डीई एफ, ए और बी वाइल डिपो हो गया, डीई एफ पेट्रोल पंप हो गया। अब प्रत्येक डिपो की कैपेसिटी कितनी है यह देख लीजिए। तो ए की कैपेसिटी है 7000 लीटर की, और बी की कैपेसिटी है 4000 लीटर की। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट किसका कितना है वह देख लीजिए प्रत्येक। तो रिक्वायरमेंट के लिए एक बार चलते हैं कि रिक्वायरमेंट है डी का 4500 लीटर, ई का 3000 लीटर, और एफ का 3500 लीटर। तो इसका है 4500 लीटर, इसका है 3000 लीटर, और इसका है 3500 लीटर का रिक्वायरमेंट। फिर यहां देख लीजिए कि डिमांड बराबर होगा सप्लाई के हमेशा। तो 7000 और 4 टोटल 11000 का स्टॉक है। ठीक है, मतलब सप्लाई कितने का है, सप्लाई 11000 लीटर का है, और डिमांड का देख लीजिए। तो डिमांड का आप देख लीजिएगा तो 4500 और 3500 यानी 8000 और 3 11000 का रिक्वायरमेंट भी है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको हमेशा डिमांड बराबर होगा सप्लाई के। तो अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन का शेड्यूल बनाना है कि आप, तो फिर उसी तरह से हम शेड्यूल बनाएंगे कि ए से डी को x लीटर भेजेंगे, ए से ई को y लीटर भेजेंगे, और जो बचेगा उस सब भेज देंगे इसको। तो अब बचा कितना हमारे पास, तो 7000 टोटल स्टॉक था यहां, जिसमें से x लीटर यहां y लीटर यहां, तो 7000 माइनस x प्लस y तब भेज दिया हमने इसको। अब इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचेंगे कि इसका रिक्वायरमेंट 4500 लीटर का था, जिसमें से x लीटर यह वहां से मंगा लिया। तो अब कितना इसको चाहिए, तो 4500 लीटर रिक्वायरमेंट था, x लीटर वहां से मंगा लिया, तो 4500 माइनस x लीटर यह यहां से मंगाएगा। उसी तरह से इसका रिक्वायरमेंट 3000 लीटर का था, y लीटर वहां से मंगाया है, तो 3000 माइनस y लीटर यह यहां से मंगा लेगा। और इसका रिक्वायरमेंट था 3500 लीटर का, जिसमें इतना यह यहां से मंगाया है, तो 3500 माइनस 7000 माइनस 7000 7000 माइनस x प्लस वाई, यह कहां से मंगाएगा, यहां से। तो प्रत्येक डिपो से प्रत्येक पेट्रोल पंप को कितना कितना लीटर भेजना है इसका शेड्यूल हमने बना लिया। फाइनल आंसर में आपको इसी का वैल्यू पूछेगा कि प्रत्येक डिपो से प्रत्येक पेट्रोल पंप को कितना कितना भेजा गया। एक बार हम आपको पढ़कर बता देते हैं कि यही पूछ रहा है कि नहीं। पूछ रहा है कि assuming that transportation cost per kilometer is ₹1 per liter, how should delivery be scheduled, मतलब डिलीवरी किस तरह से शेड्यूल किए हैं आप। तो आपने ए से डी को x लीटर भेजा है, ए से ई को y लीटर भेजा है, ए से एफ को 7000 माइनस x प्लस y लीटर भेजा है। उसी तरह से बी से डी को 4500 माइनस x, बी से ई को 3000 माइनस y, और बी से एफ को, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे आप, तो आपको आएगा x प्लस वाई माइनस 3500। मतलब आंसर में आपको यही वैल्यूज बताना है, x का, y का 7000 माइनस x प्लस वाई, 4500 माइनस x, 3000 माइनस y, और x प्लस वाई माइनस 3500। इनका जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अब कॉस्ट के ऊपर चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। उस समय डिलीवरी किस तरह से शेड्यूल हुआ है यह बताना है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां क्या दिया है, तो कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर इज ₹1 पर लीटर, यानी 1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट ₹1 है। तो आप
1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट 1 रुपया है। तो आप कितना लीटर ले जा रहे हैं और कितना किलोमीटर ले जा रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो ए से डी का डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ए से डी तक 1 लीटर ले जाने में आपको कितना रुपीज लगेगा? 7 रुपीज, क्योंकि 1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट 1 रुपया, तो 1 लीटर को 7 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट 7 रुपया। और आप ले कितना जा रहे हैं? तो x लीटर ले जा रहे हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा कॉस्ट? 7x। 1 लीटर को 7 किलोमीटर ले जाने का कॉस्ट था 7 रुपीज, तो x लीटर आप ले जा रहे हैं 7 किलोमीटर, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7x। इसी तरीके से ए से ई तक, ए से ई का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो 1 लीटर को ए से ई तक ले जाने में कितना लग जाएगा? 6 रुपीज। 1 किलोमीटर ले जाने में 1 रुपीज, तो 6 किलोमीटर ले जाने में कितना लगेगा? 6 रुपीज। आप ले कितना लीटर जा रहे हैं? तो y लीटर, तो y लीटर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहां? 6y। उसी तरीके से फिर देखिए कि ए से एफ तक 1 लीटर ले जाने का, ए से एफ का डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, तो ए से एफ तक 1 लीटर ले जाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। तो आप ले जा रहे हैं कितना? तो आप ले जा रहे हैं इतना, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 7000 माइनस एक्स प्लस वाई। अब चलते हैं कि बी से डी तक 1 लीटर ले जाने का कितना होगा? फिर इतना लीटर ले जाने का कितना होगा? तो बी से डी का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो बी से डी तक 1 लीटर ले जाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 3 रुपीज, क्योंकि 1 लीटर को 1 किलोमीटर ले जाने में 1 रुपीज, तो 3 किलोमीटर ले जाने में 3 रुपीज। तो हम ले कितना जा रहे हैं? इतना लीटर, तो हम ले जा रहे हैं इतना लीटर, तो हो जाएगा 3 इंटू 4500 माइनस एक्स। इसी तरह से बी से एफ ई ले जाने का हो जाएगा 4 इंटू इतना, और बी से एफ ले जाने का हो जाएगा 2 इंटू इतना। अब कॉस्ट भी शेड्यूल हो गया कि प्रत्येक डिपो से प्रत्येक पेट्रोल पंप तक पेट्रोल ले जाने का कॉस्ट कितना कितना है। अब हमको क्या करना है? तो अब हमको इन इक्वेशन बनाना है। तो प्रत्येक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वह क्या होगा? 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 इंटू t इंटू 7000 माइनस t इंटू 7000 माइनस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t इंटू 4500, t इंटू 4500 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रत्येक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वह 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। 4 इंटू 3000 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, x लेस देन इक्वल टू 4500, y लेस देन इक्वल टू 3000 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500।
इन इक्वेशन बन गया। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, तो लेट जेड बी द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मान लिया कि जेड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो जेड क्या हो जाएगा, तो सभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, तो 7x प्लस 6y प्लस 3 इंटू 7,000 माइनस x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 4,500 माइनस x प्लस 4 इंटू 3,000 माइनस y प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3,500। तो यह हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर छोटा होकर बस उसी तरह से z इज इक्वल टू एक x का टर्म, एक y का टर्म, एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है, इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना है, फिजिबल रीजन फाइंड करना है, ठीक है। फिजिबल रीजन के प्रत्येक वर्टेक्स पर z का वैल्यू निकालना है, जहां z मिनिमम होगा वहां से x और y फाइंड करना है, ठीक है। और x y फाइंड करने के बाद वैल्यू किसका किसका बताना है, तो x का, y का, 7,000 माइनस x प्लस y का, 4,500 माइनस x, 3,000 माइनस y और x प्लस y माइनस 3,500 का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हमने हर तरह का जो भी पॉसिबल डिस्कशन था उसको हमने कर दिया है। आपको पिछले लेक्चर में सभी सिचुएशंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगा वह फाइंड करना बता दिया है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने आपको जो सिचुएशन दिया हुआ है उन सिचुएशन को पढ़ते समय कहां ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आपका इन इक्वेशन और लीनियर एक्सप्रेशन आसानी से बन जाए, उसको हमने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।